नमस्कार, मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और डीडी न्यूज एमपी पर हमारे इस शो एमपी रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम की। मन की बात आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसके जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों को संबोधित करते हैं। पहला मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के अवसर पर प्रसारित किया गया था। वहीं इसके बाद 2 नवंबर 2014 को दूसरा प्रसारण किया गया था। 30 अप्रैल 2023 को इसका 100वां प्रसारण हुआ। मासिक रूप से प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के लिए विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर नागरिकों को संबोधित करने का एक मंच प्रदान करता है। संगीत, साहित्य, खेल और जनसेवा में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के अलावा यह कार्यक्रम श्रोताओं को शिक्षा और प्रौद्योगिकी से लेकर स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता जैसे विषयों पर भी संबोधित करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा की मशहूर गायिका लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद किया। इसके साथ ही उन्होंने गायिका से जुड़े कई किस्से शेयर करते हुए यह भी बताया कि वह लता दीदी के कौन से गाने को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मन की बात कार्यक्रम में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। इसके आगे उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वह सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे लता मंगेशकर के गीत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और देश विदेश के श्रोताओं के बीच गूंज रहे हैं। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन्हें समर्पण और कलात्मकता की प्रतिमूर्ति बताया और कहा कि उनका संगीत नवोदित गायकों और संगीत प्रेमियों को समान रूप से प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर लाने में उनकी भूमिका और अपने व्यापक प्रदर्शनों की सूची के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला है। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। लता मंगेशकर बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। साथियों, लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक है, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था, वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। मुझे याद है, मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फड़के जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा परिचय कराया था और मैंने लता दीदी को कहा कि मुझे आपके द्वारा गाया और सुधीर जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ज्योति कलश छलके बहुत पसंद है। साथियों, आप भी मेरे साथ इसका आनंद लीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भगत सिंह को एक प्रेरणा पुंज बताते हुए कहा कि अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी और खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे और मेरे साथियों से युद्धबंदी जैसा व्यवहार करें, इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं बल्कि गोली मारकर ली जाए। शहीद भगत सिंह लोगों के पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। आपको बता दें कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। एक वक्त था जब 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पर झूल गए थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मरना चाहते थे बल्कि इसलिए कि वो देश को जगाना चाहते थे। और आज 23 साल का युवा इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहा है और देशभक्ति उसे ओल्ड फैशन लगती है। भगत सिंह ने जेल की काल कोठरी में बैठकर मैं नास्तिक क्यों हूं जैसी क्रांतिकारी रचना लिखी और आज का युवा कैप्शन लिखने के लिए चैट जीपीटी खोलता है। सवाल ये नहीं कि आज का युवा क्या कर रहा है, सवाल ये है कि क्या आज का युवा जानता भी है कि भगत सिंह जैसे लोगों ने कितनी कुर्बानी दी थी ताकि ये देश आजाद हो सके। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को एक पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे और मेरे साथियों से युद्धबंदी जैसा व्यवहार करें, इसलिए हमारी जान फांसी से नहीं सीधा गोली मारकर ली जाए। यह उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने नौसेना के 2 जाबाज महिला अधिकारियों का जिक्र किया है। यह दोनों जाबाज महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा है। ये पाल नौकायान से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली भारत और एशिया की पहली इंसान है। यह महिलाएं जिन्होंने छोटी सी नौका से पूरी दुनिया के चक्कर लगाए हैं। इनके उत्साह, लगन, मेहनत की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने मन की बात के माध्यम से दोनों महिलाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान दोनों नेवी की अधिकारियों ने अपने अद्भुत यात्रा का अनुभव साझा किया। नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना 2014 में इंडियन नेवी में अफसर बनी थी। केरल की कोझिकोड की रहने वाली दिलना के पिता देवदासन भी आर्मी में जवान थे। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना को सेना में जाने की प्रेरणा उन्हीं से मिली। वहीं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा इंडियन नेवी से 2017 से जुड़ी हैं। उन्होंने नौसेना आयुध निरीक्षण कैडर ज्वाइन किया। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने पूरे संसार की जल यात्रा करने के दौरान 47,500 किलोमीटर समुद्र में यात्रा की। 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से दोनों निकली और 29 मई 2025 को वापस आई। मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि के इस समय में हम शक्ति की उपासना करते हैं। हम नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक, आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए, देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। आज वे ऐसी चुनौतियों के भी पार कर रही हैं जिनकी कल्पना तक मुश्किल है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या आप समंदर में लगातार 8 महीने रह सकते हैं? क्या आप समंदर में पतवार वाली नाव यानी हवा के वेग से आगे बढ़ने वाली नाव से 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं? और वो भी तब
जब समंदर में मौसम कभी भी बिगड़ जाता है, ऐसा करने से पहले आप 1000 बार सोचेंगे, लेकिन भारतीय नौसेना की 2 बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है। आज मैं मन की बात के श्रोताओं को इन 2 जाबाज ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूं। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। ये दोनों ऑफिसर्स हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। हेलो। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो मेरे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा दोनों हैं, आप साथ में हैं? जी सर, दोनों है। चलिए, आप दोनों को नमस्कारम और वणक्कम। वणक्कम सर। नमस्कारम सर। अच्छा, सबसे पहले तो देशवासी सुनना चाहते हैं आप दोनों के बारे में, आप जरा बताइए। सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना हूँ और मैं इंडियन नेवी में लॉजिस्टिक्स कैडर से हूँ सर। मैं नेवी में 2014 में कमीशन हुई थी सर, और मैं केरला में कोझिकोड से हूँ सर। मेरा फादर आर्मी में थे और मेरा मदर हाउसवाइफ है। मेरा हस्बैंड भी इंडियन नेवी में ऑफिसर है सर, और मेरा सिस्टर एनसीसी में नौकरी करती है। जय हिंद सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा हूँ और मैं नेवी 2017 नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन काडर में ज्वाइन किया है। और मेरे फादर तमिलनाडु से है और मेरे मदर पौंडीचेरी से है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे सर। एक्चुअली डिफेंस ज्वाइन करने के लिए मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली, और मेरी मदर होम मेकर थी। अच्छा दिलना और रूपा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस देश सुनना चाहता है, और मैं पक्का मानता हूँ ये कोई सरल काम नहीं है, कई कठिनाइयां आई होगी, बहुत मुश्किलें आपको पार करनी पड़ी होगी। जी सर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में सर एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देती है सर। और ये सर्कम नेविगेशन वो हमारे लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इस एक्सपेडिशन में हम लगभग 47,500 किलोमीटर सेल किया सर। हमने 2 अक्टूबर 2024 को निकला गोवा से और 29 मई 2025 को वापस आया। और इस एक्सपेडिशन हमें कंप्लीट करने के लिए 238 डेज लगे सर, और 238 डेज हम सिर्फ दोनों थे सर इस बोट पे। और सर एक्सपेडिशन के लिए हमने 3 साल की तैयारी की, नेविगेशन से लेके कम्युनिकेशन, इमरजेंसी डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट करना, डाइविंग कैसे करते हैं, और बोट में कुछ भी तरह की इमरजेंसी हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी से हो, कैसे मैनेज करना, ये सब के बारे में हमें इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग दिया सर। और इस यात्रा में सबसे मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा पॉइंट नीमो पर लहराया सर। सर पॉइंट नीमो दुनिया की सबसे रिमोटेस्ट लोकेशन पे है सर। वहां से सबसे पास कोई इंसान है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, और वहां पे एक सेल बोट में पहुंचने वाला पहला भारतीय और पहला एशियन और दुनिया के पहला इंसान हम बने सर, और ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके साथी भी कुछ कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सेल बोट से ये दुनिया का सर्कम नेविगेशन जो किया है उनका नंबर माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाले के नंबर से बहुत कम है। और एक्चुअली जो सेल बोट से अकेले जो सर्कम नेविगेशन करते हैं उनके नंबर जो स्पेस में गए हैं उनके नंबर से भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी कॉम्प्लेक्स जर्नी के लिए बहुत टीम वर्क की जरूरत होती है, और वहां तो टीम में आप 2 ही ऑफिसर थे, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया इसको? जी सर, ऐसे यात्रा के लिए हम दोनों को एक साथ मेहनत करना पड़ता था। और जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने बोला, ये अचीव करने के लिए सिर्फ दोनों था बोट पे, और हम बोट रिपेयरर थी, इंजन मैकेनिक थी, सेल मेकर, मेडिकल असिस्टेंट, कुक, क्लीनर, डाइवर, नेविगेटर, और सब कुछ एक साथ बनना पड़ता था। और ये हमको अचीव करने के लिए इंडियन नेवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और हमको हर तरह की ट्रेनिंग दिया है। एक्चुअली सर हम 4 साल से साथ सेल कर रहे हैं, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस
हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं कि हमारे बोट पर एक इक्विपमेंट थी जो कभी फेल नहीं हुआ, वो हम दोनों का टीम वर्क था। अच्छा, जब मौसम खराब होता था, क्योंकि ये समुद्री दुनिया तो ऐसी है जहाँ मौसम का कोई ठिकाना नहीं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? सर, हमारा यात्रा में बहुत सारा एडवर्स चैलेंजेस सब थे सर। हमें इस एक्सपेडिशन में कई चैलेंजेस फेस करना पड़ा। स्पेशली सर, सदर्न ओशन में हमेशा मौसम बुरा होता है। हमें 3 तूफानों को भी फेस करना पड़ा। और सर, हमारा बोट सिर्फ 17 मीटर का है और लेंथ में उसका विड्थ है सिर्फ 5 मीटर। तो कभी कभी कुछ लहरें आती थी जो 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़ी थी सर। और हमने बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी दोनों फेस किया है हमारे जर्नी में। अंटार्कटिका में सर, जब हम सेल कर रहे थे, हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 90 किलोमीटर पर आवर का हवा दोनों एक साथ हमको सामना करना पड़ा था। और हमने ठंड से बचने के लिए 6 to 7 लेयर कपड़े एक साथ पहनते थे और पूरा सदर्न ओशन हमने ऐसी 7 लेयर ऑफ क्लोथिंग से किया सर। एंड कभी कभी हम गैस स्टोव लेके हमारा हाथ को गर्म करते थे सर। और कभी ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जब हवा बिल्कुल नहीं होता है और हम सेल्स पूरा नीचे करके हम ड्रिफ्ट होते रहते हैं। और ऐसे वाले सिचुएशन में एक्चुअली सर हमारे पेशेंस टेस्ट होता है। लोगों को सुन करके भी बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश की बेटियां ऐसा कष्ट उठा रही हैं। अच्छा, इस परिक्रमा के दौरान आप अलग अलग देशों में रुकती भी रही, वहां क्या एक्सपीरियंस होता था? जब भारत की 2 बेटियों को लोग देखते होंगे तो उनके मन में बहुत सारी बातें रहती होगी। जी सर, हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर। हमने 8 महीनों में 4 जगह पे रुकी थी सर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली और साउथ अफ्रीका सर। हर जगह पे एवरेज कितना समय रुकना होता था? सर, हमने 14 डेज स्टे किया सर, एक जगह पे। एक जगह पे 14 डेज? करेक्ट सर। और सर, हमने दुनिया के हर कोने में भारतीय को देखे सर। वो भी बहुत एक्टिव और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमको ऐसे लगा कि हमारा जो सक्सेस है सर, वो अपना भी सक्सेस समझते थे। एंड हर जगह पे हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के स्पीकर ने हमें बुलाया, वो हमें बहुत मोटिवेट किया सर। और हमेशा ये ऐसे सब चीज होता है सर, हमें बहुत गर्व होता था। और जब न्यूजीलैंड में गए तब माओरी लोगों ने हमें स्वागत किया और हमारा भारतीय कल्चर के लिए बहुत रेस्पेक्ट दिखाया सर। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, पोर्ट स्टैनली एक रिमोट आइलैंड है सर, वो साउथ अमेरिका के पास है। वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3500 है सर। लेकिन वहाँ हमने एक मिनी इंडिया देखा एंड वहाँ पे 45 इंडियंस थे। उन्होंने हमें अपना समझा और हमें घर जैसा महसूस कराया सर। अच्छा, देश की उन बेटियों के लिए आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेगी जो आपकी तरह ही कुछ अलग करना चाहती है? सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा बोल रही हूँ अभी। मैं आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अपने दिल लगा के मेहनत किया तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ से हो, कहाँ पैदा हुआ, वो कुछ मैटर नहीं करता सर। ये हम दोनों का इच्छा है कि भारत की युवा और महिलाएं बड़े बड़े सपना देखें और फ्यूचर में और गर्ल्स और विमेन डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में शामिल होकर देश का नाम रोशन करें। दिलना और रूपा, आपकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत रोमांच अनुभव हो रहा है कि कितना बड़ा साहस आपने किया है। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी अचीवमेंट देश के युवकों को, देश की युवतियों को बहुत प्रेरित करेगी। ऐसे ही तिरंगा लहराते रहिए। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम, नमस्कारम। नमस्कार सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 100 वर्षों की उल्लेखनीय, अभूतपूर्व और प्रेरणादायक यात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा कि आरएसएस स्वयंसेवकों के हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम की भावना सदैव सर्वोपरि रही है। आरएसएस 100 साल से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं कि देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आए, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं।
लाखों स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। उन्होंने कहा, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। आज से 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में बंधा था। सदियों की इस गुलामी ने हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के सामने पहचान का संकट खड़ा किया जा रहा था। देशवासी हीन भावना का शिकार होने लगे थे। इसलिए देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। यानी ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। इसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने की प्रेरणा है। गुरुजी गोलवलकर जी के इस वाक्य ने लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और सेवा की राह दिखाई। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। मैं राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में स्वयं को समर्पित कर रहे प्रत्येक स्वयंसेवक को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के संकल्प पर बात की। पीएम ने खुशी जताई कि भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, जब छठ पूजा यूनेस्को सूची में शामिल हो जाएगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि त्योहार हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित एक पवित्र त्योहार है जो अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि एक वैश्विक त्योहार बन रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कुछ समय पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को की सूची में जगह मिली थी। साथियों, हमारे पर्व, त्योहार
भारत की संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। साथियों, कुछ समय पहले भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों से कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट का हिस्सा बनी है। हम अपने सांस्कृतिक आयोजनों को ऐसे ही वैश्विक पहचान दिलाएंगे तो दुनिया भी उनके बारे में जानेगी, समझेगी, उनमें शामिल होने के लिए आगे आएगी। देश बदल रहा है और इस बदलाव की कहानी सिर्फ बड़ी घोषणाओं से नहीं बल्कि उन छोटी छोटी बातों से बनती है जो सीधा दिल से निकलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात कोई आम रेडियो शो नहीं है, ये एक जनसंवाद है जहां न नेता बोलता है न जनता सुनती है। यहां भारत बोलता है और भारत सुनता है। किसानों से लेकर वैज्ञानिकों तक, छात्रों से लेकर स्टार्टअप फाउंडर्स तक, ये कार्यक्रम हर उस व्यक्ति की कहानी लाता है जो चुपचाप बिना शोर किए देश को आगे बढ़ा रहा है। मन की बात ने हमें याद दिलाया कि बदलाव सिर्फ सत्ता से नहीं, समाज से आता है और समाज बनता है आप जैसे लोगों से और हम जैसे लोगों से। तो आज के लिए एमपी रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 8 बजे इसी पते पर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।